हमारी लास्ट वीडियो में हमने सिंपल कोवलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस किया था, जिसमें दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड की एक सेकंड टाइप भी है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो होती है, लेकिन इस टाइप ऑफ शेयरिंग में दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम शेयर करता है, और इससे जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसे हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने सिंपल कोवलेंट बॉन्ड को तो डिस्कस कर लिया था, तो इस वीडियो में हम कोवलेंट बॉन्ड की इस सेकंड टाइप को डिस्कस कर लेते हैं और ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड किन सिचुएशंस में डिवेलप होगा। लेकिन इस सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग की जो बेसिक्स हैं उन्हें देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस ये है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम डोनेट करता है और दूसरा एटम उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसी बेस पर हम इन केमिकल स्पीशीज को नाम दे देते हैं। जो केमिकल स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगी उसे हम वैसे तो लुईस बेस कहते हैं, लेकिन अभी के लिए हम आसानी के लिए उसे डोनर स्पीशी कह देते हैं। और उस डोनर स्पीशी का वो एटम जो उस बॉन्ड पेयर को शेयर करेगा उसे हम डोनर एटम कह देते हैं। फिर इसी तरह जो केमिकल स्पीशी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी उसे हम वैसे तो लुईस एसिड कहते हैं, लेकिन अभी के लिए इसे भी हम आसानी के लिए एक्सेप्टर केमिकल स्पीशी कह देते हैं। और फिर इस एक्सेप्टर स्पीशी का जो एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा उसे हम एक्सेप्टर एटम कह देते हैं। और फिर अगर हम एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को इंडिकेट करना चाहते हैं तो हम इस एरो को यूज़ करेंगे जो डोनर से एक्सेप्टर की तरफ पॉइंट करेगा। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें इन्हीं दोनों की प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा कि एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए डोनर और एक्सेप्टर स्पीशीज़ और एटम्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। सबसे पहले हम उस डोनर एटम की बात कर लेते हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि एक एटम बॉन्ड पेयर तभी शेयर करेगा जब उसके पास एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन्स का एक एक्स्ट्रा पेयर पड़ा हुआ हो, ऐसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स जो उसने किसी और एटम के साथ शेयर नहीं किए हुए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NH3 को ही लें तो अकेले नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अमोनिया में नाइट्रोजन एटम ने इन 5 इलेक्ट्रॉन्स में से 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए हैं। तो नाइट्रोजन इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के अकेले नहीं हैं बल्कि हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं। लेकिन नाइट्रोजन ने अपने आउटर मोस्ट शेल के रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी किसी और एटम के साथ शेयर नहीं किए हुए, और यही 2 इलेक्ट्रॉन्स जिन्हें हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग में यूज़ हो सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए दोनों एटम में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। अब हम एक्सेप्टर एटम को भी देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए एक्सेप्टर एटम कैसा होना चाहिए। तो जिस तरह हमने देखा कि दोनों एटम के पास एक्स्ट्रा बॉन्ड पेयर होने चाहिए, इसी तरह जो एक्सेप्टर एटम होगा उसमें भी उस बॉन्ड पेयर को ऐड करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक्सेप्टर एटम के आउटर मोस्ट शेल में स्पेस ही नहीं होगी तो वो उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा और इस तरह एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन सकेगा। तो इसीलिए अगर एक एटम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड में एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करना चाहता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस खाली हो, और जनरली ऐसे एटम्स का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। मतलब ये तो आपको पता है कि एलिमेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो अपने आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करें, जिसे हम ऑक्टेट रूल कहते हैं। लेकिन इस ऑक्टेट रूल में एक्सेप्शंस भी होती हैं, जब एलिमेंट्स ऑक्टेट कंप्लीट किए बगैर या आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट किए बगैर एक कंपाउंड बना लेते हैं। अब ऐसे कंपाउंड्स में जो एटम होता है उसके आउटर शेल में अभी भी कुछ स्पेस खाली होती है, और ऐसे ही एटम्स डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग में एज एन एक्सेप्टर एक्ट करते हैं और डोनर एटम से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, जिस तरह इस बोरोन ट्राइफ्लोराइड के केस में है। इस कंपाउंड में अगर आप बोरोन के आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करें तो वो 6 हैं, 3 तो उसके अपने हैं और 3 शेयर्ड हैं। मतलब ये कि बोरोन के पास एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है और 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी इसके आउटर शेल में आ सकते हैं, और यही कंडीशन डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के लिए परफेक्ट है। तो इसीलिए अब जब भी अमोनिया और बोरोन ट्राइफ्लोराइड एक दूसरे के पास आएंगे तो अमोनिया का नाइट्रोजन डोनर एटम के तौर पर एक्ट करेगा और अपने लोन पेयर को बोरोन एटम के साथ शेयर कर लेगा। और क्योंकि बोरोन के आउटर शेल में अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस है तो वो इस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, और इससे इन दोनों एटम्स के दरमियान लोन पेयर की शेयरिंग से एक डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। फिर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनने की एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि जब एक केटाइन एक्सेप्टर एटम के तौर पर एक्ट करे, क्योंकि कोई भी एटम केटाइन तब बनता है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लिया जाए, मतलब उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस बन जाए। और इसकी एक कॉमन एग्जांपल हाइड्रोजन केटाइन है, जिसे हम सिंपली प्रोटॉन भी कह देते हैं। हाइड्रोजन के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसके शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन जब एक न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम अपना वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर लेता है तो अब उसका शेल कंप्लीटली खाली हो गया है, और इसीलिए अब ये हाइड्रोजन केटाइन एक एक्सेप्टर एटम बनने के लिए रेडी है। अमोनिया का नाइट्रोजन अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा
जिसे हाइड्रोजन केटायन एक्सेप्ट कर लेगा और इस तरह से एक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो ये तो होगी डोनर और एक्सेप्टर एटम्स की बेसिक प्रॉपर्टीज जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में हेल्प करती हैं। अब हम डोनर केमिकल स्पीशी की प्रॉपर्टीज को भी देख लेते हैं जो डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड के बनने में हेल्प करती है, और वो प्रॉपर्टी है सेंट्रल डोनर एटम पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप NH3 को देखें तो इसमें नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो हाइड्रोजन के साथ बनाए गए तीनों बॉन्ड पेयर्स को स्ट्रांगली पुल कर रहा है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, और यही पार्शियल नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन एटम को डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के लिए लोन पेयर शेयर करना आसान हो जाता है, और इस तरह से वो एक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर इस एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर लेता है। फिर अगर हम एक्सेप्टर कंपाउंड्स की बात करें कि उनमें कौन से वेक्टर्स डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड को सपोर्ट करते हैं, तो वो इससे उलट हो जाएंगे। मतलब जहां डोनर कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज सूटेबल है, वहीं एक्सेप्टर कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम पर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज हेल्प करता है। या फिर आप इस तरह से कह लें कि एक्सेप्टर कंपाउंड्स में सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अगेन BF3 को देखें तो इसमें सेंट्रल एटम बोरोन जिसने नाइट्रोजन से लोन पर एक्सेप्ट करने हैं उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इसके साथ अटैच्ड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन एटम्स ने बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे बोरोन पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग हो गया है, और इसीलिए अब ये बोरोन एटम अपने पॉजिटिव चार्ज की वजह से लोन पेयर्स को मोर स्ट्रांगली पुल करेगा, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होना आसान हो जाएगा, और इसीलिए अब ये बोरोन एटम अपने पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की वजह से नाइट्रोजन के लोन पेयर्स को मोर स्ट्रांगली पुल करेगा, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप होना आसान हो जाएगा। और यही वो सब कंडीशंस हैं जो एक डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बनने के लिए रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोवेलेंट बॉन्डिंग को ही थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे और सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग को ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।